आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी जातीय जनगणना की उस महाभारत की जिसको लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है, लेकिन अब विपक्ष के सामने सनातनी ताकत की एक बड़ी लकीर खींचती है। बात होगी यूपी सरकार के उस बजट की जिसके पेश होने से पहले ही हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सरकार ऐतिहासिक और बेहतरीन बजट पेश करने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष लामबंद होकर सवाल उठा रहा है। इन सबके बीच हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संविधान पर उठे उस सवाल की भी, जिसकी गूंज अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। साथ ही आपको बताएंगे सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की उस रणनीति के बारे में जिसके दम पर सपा 24 फतेह का दम भर रही है। और आखिर में आपको दिखाएंगे वो चेतावनी जिसकी भविष्यवाणी ने हड़कंप मचा दिया। तो आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बात जातीय जनगणना की, महाभारत जाति से बड़ी सनातनी ताकत। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सामने स्वामी दीपांकर महाराज ने यह कहते हुए एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो हिंदू बनकर एकजुट होने की। अब सवाल इस बात का भी है कि क्या स्वामी दीपांकर के इस बयान के बाद जातीय जनगणना का शोर थमेगा या फिर अब और तेजी से उठेगा। जातीय जनगणना पर महाभारत, जाति से बड़ी सनातनी ताकत। जातिवाद के खिलाफ सनातनी संकल्प बन पाएगा जातीय जनगणना का विकल्प। क्या 2024 की चुनावी जंग में जातीय जनगणना की मांग गेम चेंजर साबित होगी या फिर हिंदू राष्ट्र और सनातनी एकता के आगे हवा हो जाएगी? ये सवाल इस वक्त यूपी की सियासत में चारों दिशाओं में गूंज रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना के मोर्चे पर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है, जिसका मानना है कि जातीय जनगणना के बिना विकास की बातें करना तक बेमानी है। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो सकती है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जातीय जनगणना चाहती है। जातीय जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जातीय जनगणना वाले दांव के सामने स्वामी दीपांकर महाराज ने सनातन वाली लकीर खींच डाली है, जिनका मानना है कि जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एकजुट होकर हिंदू बने रहने की, क्योंकि स्वामी दीपांकर महाराज ने अपने तमाम अनुयायियों को देश की राजधानी दिल्ली में जीवन भर हिंदू रहने और जाति में नहीं बंटने की शपथ दिलाई है। मैं संकल्प लेता हूँ अब जातियों में बटूंगा नहीं, एक सनातनी होकर, एक हिंदू होकर भारत में रहूंगा। अगर कोई पूछे भविष्य में तो आप कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? हम हिंदू हैं। और धर्म क्या है? सनातन है। कौन है हम लोग? हिंदू हैं। और धर्म क्या है? स्वामी दीपांकर महाराज का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जातीय जनगणना को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और अपना दल के की पल्लवी पटेल सहित योगी सरकार में शामिल डॉक्टर संजय निषाद तक ने जातीय जनगणना की मांग कर डाली है। उत्तर प्रदेश में जातीयगत जनगणना की मांग अब जोर पकड़ ली है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब जातिगत जनगणना हो। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की ओर से मंत्री आशीष पटेल ने भी जातिगत जनगणना की बात कही है और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने भी जातिगत जनगणना की बात कही है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि ये सिर्फ राजनीति की बातें हैं, जबकि उनकी सरकार में लगातार सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है
और करोड़ों लोगों को तमाम तरीके से सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो इसी बीच में स्वामी दीपांकर जो कि भिक्षा यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का मकसद है कि लोग को जात पात में ना बांट के सनातन धर्म एकजुट हो, और यही कारण है कि आज उन्होंने हजारों लोगों को शपथ दिलाई और शपथ ये दिलाई कि हिंदू जातियों में ना बटे बल्कि एकजुट रहे और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से स्वामी दीपांकर महाराज ने जातियों में नहीं बंटने की हिंदू समाज से अपील की है, उसने भाजपा को बड़ी ताकत दे दी है, क्योंकि अब तक जो भाजपा जातीय जनगणना के मुद्दे पर मौन थी, वो अब अखिलेश यादव को ये कहते हुए घेर रही है कि अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग उस वक्त क्यों नहीं उठाई जब सूबे में उनकी सरकार थी। अखिलेश यादव आज उनको क्यों याद आता है? इनकी सरकार रही थी, इनके पिताजी की सरकार रही थी, तब जनगणना क्यों नहीं कर रही थी? किसने मना किया था? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जातीय जनगणना का शोर खत्म हो जाएगा या फिर यूपी विधानसभा के बजट सत्र में ये और जोर शोर से गूंजता दिखेगा, क्योंकि राजनीति में पुरानी कहावत है कि जाति कभी जाति नहीं। अब इसी जातीय जनगणना के सहारे अखिलेश यादव 2024 में भाजपा को बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात बजट से पहले लाल संग्राम सरकार को विपक्ष का शांति पैगाम, क्योंकि कल यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है। ये बजट करीब 7 लाख करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। सरकार इसके जरिए यूपी के विकास को नई रफ्तार की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष लामबंद होकर सवाल उठा रहा है। ये कह रहा है कि सरकार पहले 6 बजट पेश कर चुकी है, लेकिन यूपी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब सवाल इस बात का है कि बजट पेश होने से पहले ये हाल है तो बजट पेश होने के बाद क्या होगा? ये सरकार वो झूठी सरकार है। बजट से पहले लाल संग्राम, सरकार का विपक्ष को शांति पैगाम। अखिलेश ने बोला हमला, 6 साल में कुछ नहीं बदला। 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? यूपी की 25 करोड़ जनता की नजर इस वक्त योगी सरकार के बजट पर टिकी है, क्योंकि बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका आकार 7 लाख करोड़ तक हो सकता है। यूपी के इस बजट में केंद्र सरकार के हाल ही में पेश हुए बजट की झलक देखने को मिल सकती है। जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, युवाओं को रोजगार देने पर बड़ा ऐलान मुमकिन है। हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट में आए 33,50,000 करोड़ के निवेश के दम पर सरकार ने 93 लाख रोजगार की बात कही है। ऐसे में युवाओं के लिए ये बजट खास हो जाता है। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने की योजना का और विस्तार हो सकता है। महिलाओं से जुड़ी कुछ योजनाओं को भी बजट में शामिल किया जा सकता है। खासतौर से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी बजट में लाया जा सकता है, जिसकी घोषणा भाजपा ने अपने लोक संकल्प पत्र में की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि उसके इस बजट में यूपी के विकास की एक नई झलक दिखेगी, जिससे राज्य को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश का बजट चतुर्मुखी होगा, सबके विकास को करने वाला होगा और सब वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला होगा। महिला, युवा, किसान, नौजवान सबको साथ लेकर चलेंगे। एक शानदार, एक जानदार प्रदेश के विकास करने वाला बजट, प्रदेश में रोजगार पैदा करने वाला बजट, प्रदेश में सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट, और जो संकल्प पत्र के माध्यम से हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था, उस वादे के अनुसार आगे बढ़ने वाला बजट होगा। हालांकि बुधवार को पेश होने वाले बजट को लेकर विपक्ष अभी से सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीते 6 साल से सरकार बजट पेश कर रही, लेकिन जमीन पर कुछ बदला नहीं है। 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा है। आखिर सरकार क्या करेगी? इसीलिए सरकार खर्च नहीं कर पाई। मान लीजिए सड़क पे पैसा खर्च होना था, इस सरकार ने डीजल पेट्रोल पे जो कीमत बढ़ाई है उसी की वजह से तो सड़कें नहीं बन रही हैं। ठेकेदार को ठेका दे दिया, अब डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ा दिया आपने, तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ? बालू, गिट्टी, मोरंग महंगा हुआ कि नहीं महंगा हुआ? मेरी तो मांग है कि नौजवानों को
रोजगार मिलना चाहिए और अभी तक तो नौजवानों को रोजगार मिला नहीं है। तो पहले नौजवानों को रोजगार तो दे दें। अगर नौजवानों को रोजगार दिया है तो उसकी सूची जारी करें। अभी सप्लीमेंट्री आए हुए कुछ महीने ही बीते हैं, आप उसको खर्च नहीं कर पाए। खैर बजट आना आवश्यक है क्योंकि मुख्य बजट है, तो बजट लेकर के आ रही। अब उसमें भी इन्होंने हमें उम्मीद है कि बजट में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे करेंगे। पर अगर आप देखिए कि जितनी भी घोषणाएं इन्होंने 2022 में की थी अपने घोषणा पत्र में कोई भी चीज़ ये पूरी नहीं कर पाए। हम नया बजट लेके आ गए और अभी तक उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में नव निर्माण की एक सिंगल स्वीकृति नहीं जारी हुई है, जबकि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव निर्माण के लिए 2 योजनाएं उन्होंने व्यवस्था की थी, 2 योजना कर दिया था। यूपी सरकार का बजट आने से पहले ही इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से एक भारी भरकम बजट लाया जाएगा जो जनता के लिए होगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी दल के नेता जो हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले भी सरकार जो बजट लेकर आई थी वो दिखने में तो बहुत बड़ा था, भारी भरकम था, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया जा सका है। यानी जनता के नाम पर जिस बजट को लाया गया उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी पड़ा है और जो हालात है वो देखकर यही लगता है कि आखिर में वो सरेंडर करने की ही नौबत आएगी। इसे लेकर विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है। लेकिन विपक्ष सिर्फ बजट पर हमलावर नहीं है, वो उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर को लेकर भी ये कहते हुए मोर्चा खोले हुए है कि भाजपा ने चुनाव के वक्त वोट के लिए फ्री सिलेंडर का वादा तो कर दिया, लेकिन गरीबों को होली और दिवाली पर भी मुफ्त में सिलेंडर नहीं दिया। गैस सिलेंडर में भी प्रतीक्षा में हैं बेचारे लोग और कहते हैं कि हम तो बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, इसी नाम पर वोट ले लिया और सिलेंडर अभी हमको आज तक फ्री में मिला नहीं। देखिए कि जितनी भी घोषणाएं इन्होंने 2022 में की थी अपने घोषणा पत्र में, उनमें कोई भी चीज़ ये पूरी नहीं कर पाए, ना ही ये होली दिवाली फ्री गैस दे पाए। गौरतलब है कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए थे। मौजूदा समय में यूपी में करीब 1,74,83,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो इन कनेक्शन धारकों को साल में 2 मुफ्त गैस कनेक्शन देने पर करीब 3,600 करोड़ तक की रकम की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में इंतजाम होता है तो इस बार होली पर 1.25 करोड़ परिवारों को एक मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाएगा। कोई अगर अखिलेश यादव जी समझें कि उनको फ्री में 2 सिलेंडर मिलेगा तो उनको नहीं देंगे, ये बता दीजिएगा आप उनको। जो गरीब आदमी है, जो अपने से खरीद नहीं सकता है, जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, उनको यह व्यवस्था दी जाए। लेकिन अहम सवाल यह है कि जब बजट से पहले विरोध का ये आलम है तो बजट पेश होने के बाद क्या होगा, क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, कानपुर देहात अग्निकांड, गन्ने के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर है। वहीं एक सवाल रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत का भी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है। मतलब एकदम साफ है कि हंगामा तय है। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बात आयोग पहुंचा ऋचा का बवाल, साइकिल के संविधान पर सवाल। क्योंकि सपा ने अपनी जिन 2 नेत्रियों को पिछले हफ्ते बाहर का रास्ता दिखाया था, उसमें ऋचा सिंह ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। ऋचा सिंह का आरोप है कि पार्टी ने बिना कोई जांच किए, बिना उनका पक्ष जाने उन पर एक्शन लिया। अब ऋचा सपा के खिलाफ न सिर्फ चुनाव आयोग पहुंच गई हैं, बल्कि हाईकोर्ट तक जाने की चेतावनी दे रही हैं। अब सवाल इस बात का है कि ऋचा इस तेवर को देखकर अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी। अखिलेश के खिलाफ ऋचा का हल्ला बोल, समाजवादी विचारधारा का ये कैसा रूप? स्वामी के खिलाफ लड़ाई, पार्टी ने नहीं सुनी कोई सफाई, ना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करने और पार्टी लाइन से अलग जाकर बयानबाजी करने को लेकर जिन 2 महिला प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उनमें से एक ऋचा सिंह ने सपा के खिलाफ ये कहते हुए जंग का ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिना नोटिस दिए, बिना उनका पक्ष जाने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब डॉक्टर ऋचा सिंह ने इस मामले में चुनाव आयोग को एक खत लिखा है। इसमें दखल देने की मांग की है।
चुनाव आयोग को भेजे गए शिकायती पत्र में ऋचा सिंह ने समाजवादी पार्टी के संविधान की कॉपी भी अटैच की है, जिसके पैराग्राफ 30 में लिखा हुआ है कि अनुशासनहीनता के मामले में अध्यक्ष कम से कम 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी, साथ ही जो भी आरोपी होगा उससे स्पष्टीकरण किया जाएगा। इसके बाद ही अध्यक्ष कोई एक्शन लेगा। लेकिन ऋचा सिंह का दावा है कि उनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऋचा सिंह ने सपा के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ऐलान किया है कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। मैंने चुनाव आयोग से कहा है कि मुझे न तो कोई चेतावनी दी गई, ना मुझे कोई नोटिस इशू किया गया, ना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, और ना ही अभी तक समाजवादी पार्टी ने किसी भी लेटर हेड पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर के द्वारा मुझे ये कारण बताया कि मेरा निष्कासन क्यों किया गया। तो ये एक जो इस देश का नागरिक है, जिसके फंडामेंटल राइट्स हैं, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, ये उसके विपरीत है। और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत डेरोगेटरी है कि आप 2 महिलाओं को इस तरीके से आप निष्कासित कर देंगे। समाजवादी पार्टी से 2 महिला नेत्रियों को बाहर निकाले जाने का मामला अब चुनाव आयोग के पाले में है। उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर ऋचा सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग 1-2 दिन में समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब कर सकता है। वैसे ऋचा सिंह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर चुनाव आयोग उनके मामले में दखल नहीं देता है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते पार्टी की महिला प्रवक्ता ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को अचानक पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सपा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ये दोनों महिला नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने को लेकर एतराज जता रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लगातार इन्होंने अपनी बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई थी, नाराजगी भी खुलकर जताई थी। लेकिन पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना और दोनों नेताओं को बाहर निकाल दिया। लेकिन निकाले जाने के बाद भी ऋचा सिंह के तेवर स्वामी को लेकर नरम नहीं। वो अब भी स्वामी को लेकर न सिर्फ हमलावर हैं, बल्कि उन्हें भस्मासुर बताते हुए आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी को खत्म करने का एजेंडा लेकर ही स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए। इसका जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए। हम लोग ने उम्मीद की थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है लोकतंत्र में जनमानस की भावनाओं के साथ खड़े होंगे, 100 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं पार्टी के लिए आज विषाक्त हो चुके हैं, और अब अगर विषाक्त उन्होंने चुना है तो विष का पान भी उन्हें करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऋचा सिंह की शिकायत पर चुनाव आयोग कोई दखल देगा, और देगा तो क्या उनका निष्कासन वापस होगा। ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा ने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ही टिप्पणी नहीं की थी। कई टिप्पणियों में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव तक को टारगेट किया था, और यही बात उनके खिलाफ हो गई। क्योंकि स्वामी पर टिप्पणी तो राकेश प्रताप सिंह ने भी की थी, लेकिन अखिलेश को लेकर सपा के इस विधायक ने एक शब्द नहीं कहा था। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कह रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। अब सवाल इस बात का है कि क्या ऋचा सिंह की यह शिकायत सिर्फ शिकायत के लिए है, या फिर ये बताने के लिए कि समाजवादी पार्टी में कोई नियम, कोई कायदा नहीं है, यहाँ नेताओं को उनका पक्ष सुने बिना पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।